नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे और अपने एम की तरफ बढ़ रहे होंगे और जो भी वैकेंसी आ रही है उनकी आप तैयारी कर रहे होंगे, आप अपडेट हो रहे हो। अच्छे से तैयारी करना क्योंकि अब वैकेंसियाँ आएंगी और अभी अच्छे अच्छी तरह से आप तैयारी करोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने हमारी यदि पिछली वीडियो देखी है, हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नए सिरे से, एक नए अंदाज में शुरू करने जा रहे हैं। हम भारतीय राज्य व्यवस्था को एक अलग ही अंदाज में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जो भी छोटी छोटी जो बातें हैं उन सभी को पढ़ते हुए चलेंगे, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। हम भारतीय संविधान को भी पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान के लगभग सभी अनुच्छेदों को, आर्टिकल्स को हम अच्छी तरह से देखें। हमने अब तक की चर्चा में संविधान सभा के बारे में पढ़ा, किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ, किस प्रकार उसकी कार्य प्रणाली चली, किस प्रकार उसने अपना कार्य किया। संविधान सभा ने दो कार्य किए थे, एक तो अंतरिम संसद के रूप में और एक संविधान निर्माण के रूप में। तो जो संविधान निर्माण के रूप में उसका मुख्य काम था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो यदि हम पहली ही बैठक की बात करें तो उनके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो कौन थे, जो संविधान सभा की पहली बैठक में मौजूद लोगों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसीलिए उन्हें क्या चुना गया, संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद हमने देखा संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और इस प्रकार से आगे कार्य चला, जिसमें हमने कई समितियों के बारे में देखा, किस प्रकार से समितियों का निर्माण किया गया था, उनको कौन कौन से कार्य सौंपे गए, इसमें कौन कौन से सदस्य आए, संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य थे, कितने सदस्य थे, हमने सब के बारे में डिटेल से चर्चा की। हमने ये भी देखा कि संविधान सभा में जो सदस्य आए उनमें महिलाएं कितनी थी, महिलाएं कितनी थी, राजस्थान से कितने सदस्य थे, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, संविधान के निर्माण में वो किन किन लोगों का योगदान रहा, किस प्रकार प्रारूप समिति का योगदान रहा, हमने वो भी देखा। BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर जिस प्रारूप समिति ने अध्ययन किया, हमने उसकी महिमा के बारे में देखा, उसके कार्य के बारे में देखा। उसके बाद में हमने देखा संविधान की आलोचना किस प्रकार से की गई थी, किस प्रकार के लोगों ने संविधान की आलोचना की गई और किस प्रकार लोगों ने संविधान सभा के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कही, भीमराव अंबेडकर जी को लेकर क्या क्या बातें थी, हमने वो भी देखा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर वो सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं, क्लासें देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा अच्छी लगे तो आप इन्हें आगे शेयर भी कर सकते हैं, अपने जान पहचान के साथियों को इसको शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे और उनको भी ये कंटेंट मिलता रहे। तो आज के सेशन को हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। हम कहाँ से शुरू करेंगे, भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्रोतों से भारतीय संविधान में शब्द लिए गए हैं, इस जो व्यवस्थाएं जो भारतीय संविधान में की गई है, भारत में जो कानून जो बने हैं, इस प्रकार से उनमें व्यवस्थाएं कौन कौन से देशों के संविधान से ली गई है, तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, एग्जाम का ट्रेंड है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जिसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके ट्रेंड है, जो सशब्द भी पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है या निम्न में से कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये मिलान करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कथन कारण के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे। हमारी क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को भारतीय संविधान के स्रोत से। हम देखेंगे भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं ली गई है वो कौन कौन से देशों के संविधान से और क्या क्या व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो हम देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के
हम इनके बारे में आज देखने वाले हैं। हम अलग अलग देशों के संविधानों के बारे में चर्चा करेंगे। हम उतनी ही चर्चा करेंगे जितनी हमारे भारतीय संविधान के लिए जरूरी है। जो जो शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं जिन देशों के संविधान से, हम वो सब देखने वाले। तो आज हम शुरू करते हैं हम हमारे इस सेशन को। तो देखो, जो भारतीय संविधान का ये क्वेश्चन कुछ फैक्चुअल ऐसे पूछे जा सकते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कौन से देश का संविधान है जो भारतीय संविधान का क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला ही हम सेशन वहीं से शुरू करेंगे। हम पहला ही स्रोत वो ही लेंगे जो सबसे बड़ा है। कौन सा लेंगे? इंग्लैंड। इंग्लैंड देश का जो संविधान है वो क्या है? भारत के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। क्यों? क्योंकि उस वक्त शासन किनका था? तो अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने जो व्यवस्था चलाई, भारतीय संविधान सभा को कुछ अच्छी लगी। उन्हें ऐसा लगा कि ये प्रावधान यदि हम भारतीय संविधान में जोड़ देंगे तो आगे की जो कानून व्यवस्था है, जो लोगों को समान न्याय मिलेगा, वो अच्छा चलेगा, वो अच्छा रहेगा, लोगों को समानता का अधिकार मिल जाएगा। जो भी उन्हें अच्छी बातें लगी सब इसमें जोड़ दी गई। कौन कौन सी बातें जोड़ी वो हम देखेंगे। तो पहला ही फैक्ट लिख लेते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो इंग्लैंड का संविधान है। इंग्लैंड देश नहीं है, इंग्लैंड देश का संविधान है। इंग्लैंड का संविधान है, यूके देश का संविधान है। सबसे बड़ा स्रोत, तो हम देखेंगे इंग्लैंड से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, वो हम सब देखेंगे। पहला ही जो प्रावधान जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है संसदीय शासन व्यवस्था। जो हम द्विसदनीय जो व्यवस्था देखते हैं, जो द्विसदनीय हम जो व्यवस्था देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो जो व्यवस्था ली गई है कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। कौन सी व्यवस्था ली गई है? तो संसदीय शासन व्यवस्था। ये जो संसदीय शासन व्यवस्था जो हम देखते हैं, संसद के कितने भाग होते हैं? हमने पहले देखा था कितने होते हैं? दो। कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को क्या कहते हैं? तो उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा में बहुमत पार्टी का जो नेता होता है, जो मुखिया होता है, उसको क्या चुन लिया जाता है? देश का प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, देश का प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो मुखिया होता है, वो कौन होता है? वो उसे उपराष्ट्रपति बना लिया जाता है, उपराष्ट्रपति बना लिया जाता है। ये तो थी राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। लोकसभा क्या होती है? इसका अधिकतम जो समय है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद ये क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। लोकसभा के लिए 5 वर्ष बाद दोबारा चुनाव करने पड़ते हैं। ये बाध्य नहीं है कि ये 5 साल ही रहेगी। इससे ज्यादा समय भी यदि हम भारतीय संविधान में संशोधन करते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत यदि हम संविधान में संशोधन कर लेते हैं, तो हो सकता है इसको 5 की जगह 6 वर्ष कर दिया जाए, 5 की जगह 6 वर्ष कर दिया जाए, या कितने वर्ष कर दिया जाए? 4 वर्ष भी किया जा सकता है। तो ये तो इसमें व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन जो वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उस हिसाब से कितने वर्ष है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? अधिकतम 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष अधिकतम है ये। आपातकाल की बातें सारी अलग होंगी, उसमें इसका कार्यकाल बढ़ भी सकता है, इसका कार्यकाल बढ़ भी सकता है। वो जब हम आपातकाल देखेंगे, इमरजेंसी देखेंगे, उस वक्त हम सारी की सारी बातें उसमें कर लेंगे। जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे, उसमें हम राष्ट्रपति की एक शक्ति देखेंगे, आपातकाल। आपातकाल जब हम शक्ति देखेंगे, उसमें देखेंगे कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपातकाल में किस प्रकार प्रभावित होता है। अब देखो, जो ये लोकसभा का जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, ये तो है अधिकतम वर्तमान की स्थिति के आधार पर, लेकिन ये जो कार्यकाल है इसको कम भी हो सकता है। यदि ऐसा हो, यदि लोकसभा में जो सत्ता पार्टी है, जो बहुमत की पार्टी है, उसका बहुमत खो
हो जाए, यदि दल बदलने उसके जो सदस्य है, बहुमत पार्टी के जो सदस्य है, सत्ता पार्टी के जो सदस्य है, यदि वो दल बदल ले दल बदल ले तो क्या हो जाएगा, इसके जो बहुमत गिर जाएगा। बहुमत जैसे ही कम होगा तो यहाँ की जो पार्टी है, जो लोकसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। लोकसभा के लिए दोबारा चुनाव करने पड़ेंगे। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था है कि इससे कम समय जो क्या हो सकता है, 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। तो ये 5 वर्ष बाद तो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। इसीलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं। बाकी इसकी जो व्यवस्था है, जब हम लोकसभा, राज्यसभा या भारत की संसद के बारे में बात करेंगे, उस वक्त देखेंगे लोकसभा के जो इसे अस्थायी सदन क्यों है, इसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्या इसकी शक्तियां, सब उसमें देखेंगे। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, हमेशा क्या रहती है, ये चलती रहती है, कभी भंग नहीं होती। तो ये किस प्रकार की ये व्यवस्था है, ये भी हम इसमें देखेंगे आगे के सेशन में। आज हम देखने वाले हैं भारत के जो संविधान के स्रोत है। तो देखो, ये जो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, संसद के शासन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, यूके देश के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से ये व्यवस्था ली गई है। तो आपको कुछ ये समझ में आ गया होगा संसदीय व्यवस्था क्या है। अब हम देखने वाले हैं आगे, अब हम इसके बाद देखेंगे और कौन से प्रावधान है जो इंग्लैंड के संविधान से लिए गए। एक इसमें लिया गया है विधि का शासन, एक शब्द लिया गया है विधि का शासन। विधि का मतलब है लो, LAW, लो। जो हम लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करते हैं, उस वो है ये लो। ये जो शब्द विधि का शासन जो शब्द लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। क्योंकि भारत में किसका शासन चलता है, तो लॉ का शासन चलता है। मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य करने होते हैं तो उनके लिए क्या बनाया जाता है, नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उनके तहत भारत में शासन लागू होता है। इनको लागू करने का काम किनका होता है, तो हमने व्यवस्थापिका के बारे में देखा था, कार्यपालिका के बारे में भी देखा था। तो कार्यपालिका जो है क्या करती है, इनके बारे में आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है इन कानूनों को। तो यह हमने देखा था। उसके बाद में हम देखेंगे इसमें और कौन से शब्द लिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन, ये कोई व्यवस्था दे दी, जैसे पूछ लिया कि शासन, विधि का शासन जो शब्द है वो कौन से संविधान से लिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए वो कौन से संविधान से लिया गया है। या तो यूके देश के संविधान से, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कौन से संविधान से लिया गया, यूके देश के संविधान से, या क्वेश्चन पूछा आंसर इसमें दिया जा सकता है इंग्लैंड के संविधान से। तो दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों तो आएंगे नहीं। इंग्लैंड आएगा या कौन आएगा, यूके। इंग्लैंड देश नहीं है, इंग्लैंड एक प्रांत है। कहाँ का प्रांत है, तो यूके देश का, यूनाइटेड किंगडम देश का एक क्या है, प्रांत है। यूनाइटेड किंगडम जो है कई प्रांतों का समूह है, जिसमें कौन कौन से शामिल है, तो ये आपने देखा होगा जब आपने इनके बारे जो संघ जो बने होते हैं देशों के, जैसे शार्क है, ये आपने इस ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। जैसे आसियान कंट्री है, ओपेक कंट्रियां हैं, इनके बारे में आपने नाम सुने होंगे। उनमें आपने यूके देश के बारे में सुना होगा, उनके उसमें यूके देश के बारे में सुना, जिसमें कौन कौन से हैं, तो लंदन है, इंग्लैंड है, वेल्स है, और इसमें आयरलैंड भी, उत्तरी आयरलैंड भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से इन प्रांतों का समूह है जो क्या कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। अब हम देखने वाले हैं इसके बाद इसमें कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो विधि का शासन जो शब्द है कौन से संविधान से लिया गया है, तो आपको याद हो गया होगा ये कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, या कहें तो यूके देश के संविधान से लिया गया है। इसके बाद एक और शब्द लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। कौन से संविधान से लिया गया है, इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है संसद में जो कार्यवाही चलती है
उसमें जो संसद के जो सदस्य हैं उनको कौन कौन से विशेषाधिकार मिले हैं। जैसे उनको मत देने का अधिकार मिला है, जब कोई भी विधेयक पर चर्चा होती है उसको लागू करना होता है तो क्या होता है, उसके ऊपर मतदान होते हैं। तो इन सभी सदस्यों को मतदान के अधिकार होते हैं। संसद के सदस्यों को किसका अधिकार होता है, राष्ट्रपति के चुनाव का भी अधिकार होता है। विधेयक पर अपनी मत बात कहने का अधिकार होता है, संसद में बोलने का अधिकार। तो इस प्रकार के जो अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो इंग्लैंड के संविधान से ये शब्द लिए गए हैं। उसके बाद एक शब्द और लिया गया है जिसकी चर्चा हम करते हैं, तो ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। उसके बाद का जो शब्द है वो भी हम देखने वाले हैं कौन कौन से प्रावधान इसमें और लिए गए हैं। तो एक इसमें शब्द लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शब्द भी कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यूके देश के प्रावधान से लिया गया। तो कौन सा शब्द, कौन सा प्रावधान, विधि निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से कोई विधेयक कानून बन जाता है। कोई यदि विधेयक पास, कोई विधेयक यदि जैसे लोकसभा या राज्यसभा में पहले क्या आता है, विधेयक आता है, उस विधेयक पर चर्चा होती है, उस पर वोटिंग होती है। यदि वो वोटिंग बहुमत से जीत जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, विधि बन जाती है, कानून बन जाता है। यदि उस पर बहुमत मिल जाता है, बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, एक विधि बन जाती है, कानून बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है विधेयक से विधि बनना, विधि या कानून या विधि के निर्माण की ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड के संविधान से ली गई। लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक रखा जा सकता है क्योंकि सदन है, दोनों सदन है। उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। तो दोनों ही सदनों में विधेयक रखे जा सकते हैं। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो केवल लोकसभा में रखे जाते हैं, जैसे वित्त विधेयक। वित्त विधेयक कहाँ रखा जाता है, तो लोकसभा में रखा जाता है। ये सब बातें हम आगे चर्चा करेंगे। आगे जब हम लोकसभा के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये सब उसमें देखेंगे। तो विधेयक से विधि बनना या कानून बनना ये प्रक्रिया है जो कहाँ से ली गई है, तो इंग्लैंड देश से ली गई है। बाकी हम ये जो विधि निर्माण कैसे होता है संसद की प्रक्रिया में हम देखेंगे। जब लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल से इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद एक शब्द लिया गया है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व ये जो शब्द लिया गया है ये भी कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है। इसका मतलब होता है जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल है वो क्या हो, उसके प्रति वो उनका क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ये बात आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, ये कथन आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि जो लोकसभा में जो सत्ता पार्टी है उसके जितने भी मंत्रिमंडल बने जो सदस्य होते हैं वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मतलब उनका क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। वो जो सामूहिक उत्तरदायित्व जो शब्द लिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड की संविधान से लिया गया है, यूके देश के संविधान से ये शब्द लिया गया है, सामूहिक उत्तरदायित्व। ये प्रावधान भी भारतीय संविधान में जोड़ा गया है इंग्लैंड के संविधान से। ये बात याद रख लेना, सामूहिक उत्तरदायित्व याद हो जाएंगे, सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इस कथन को याद कर लेना तो ये भी आपको पता चल जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है। उसके बाद इसमें एक जो शब्द है वो और लिया गया है, वो लिया गया है लोकसभा अध्यक्ष का पद। लोकसभा अध्यक्ष का पद यानी कि एक लोकसभा है, जो निम्न सदन है लोकसभा है, उसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। तो ये लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो पद है, यानी कि लोकसभा का कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो लोकसभा की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। जब उसकी बैठकें होंगी तो उसकी अध्यक्षता करेगा। तो वो अध्यक्ष कौन होगा,
ये जो प्रावधान है कैसे उनको बनाया जाएगा, इस पद का सृजन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, यूके देश के, इंग्लैंड के प्रावधान संविधान से ये प्रावधान लिया गया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है, आपको पता होगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। ओम बिरला। ओम बिरला जो कहाँ से संबंध रखते हैं, राजस्थान से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं, राजस्थान से संबंध रखते हैं। और ये क्या है, भारत की लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भी यही है। लगातार 2 बार ये क्या बन चुके हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं। तो इस बार जून 2024 में ये दोबारा क्या बने हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए। लगातार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले कौन है, तो ओम बिरला साहब है। ओम बिरला साहब, ये बिरला साहब कहाँ से संबंध रखते हैं, तो राजस्थान से संबंध रखते हैं। यह भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। इनके अध्यक्ष पद का प्रावधान, इनके अध्यक्ष पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। यह भी बात आपको याद हो जानी चाहिए। अच्छी तरह से समझ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी के जो पिछले कई सालों के, जो 5 सालों के एग्जाम जो हुए हैं, वो उन एक बार उन क्वेश्चन पेपर को एक बार उठा के देखना, आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। हो सकता है क्योंकि अभी जैसे इनका चुनाव हुआ है, तो इस बार हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन भी इसमें आपको मेन में देखने को मिल जाए, मेंस में देखने को मिल जाए। यूपीएससी मेंस हो चाहे किसी स्टेट के पीसीएस का मेंस हो, उसमें ये कैसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद, तो उसके बारे में आप जब डिटेल से जब उसका आंसर राइटिंग करोगे, तो आपको उसमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो पद कहाँ से लिया गया है। तो ऐसे कुछ आप इसमें कीवर्ड यूज करोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आप इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हो। तो ओम बिरला साहब कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। कब बने हैं, तो जून 2024 में बने हैं। राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद कहाँ से लिया गया, ये प्रावधान है, तो इंग्लैंड के संविधान से। इस प्रकार हमने देखा इंग्लैंड के संविधान से कौन कौन से शब्द दिए गए। एक प्रावधान और लिया गया यहाँ से, वो कौन सा है, तो एकल नागरिकता का, एकल नागरिकता शब्द। ये नागरिक कौन होते हैं, तो इसके बारे में हम जब भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे नागरिकता कौन है, नागरिकता क्या है, नागरिक कौन होते हैं, उसमें देखेंगे। एकल नागरिकता का मतलब है, हम कहते हैं ना कि हम कहाँ के नागरिक हैं, कहाँ के निवासी हैं, तो हम भारत के लोग हैं, जो ये भारत के लोग कहते हैं। हम ऐसे तो नहीं कहते कि हमारी नागरिकता है जो राजस्थान की है, या हमारे कोई 2 पासपोर्ट थोड़ी बनते हैं। पासपोर्ट तो हमारे देश का एक ही बनता है, किसी एक प्रॉपर राज्य का पासपोर्ट नहीं बनता हमारे यहाँ। जैसे अमेरिका में होता है, तो अमेरिका में है जो दोहरी नागरिकता है। कौन सी है, दोहरी नागरिकता। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। जैसे हम बात करें अमेरिका के किसी एक राज्य के बारे में, प्रांत के बारे में देखेंगे, तो वहाँ की प्रांत की या उनके राज्यों की जो क्या होगी, अलग नागरिकता होगी। और हमें यूएसए की एक अलग नागरिकता होगी। तो वहाँ की कितनी नागरिकता है, लोगों के पास 2 नागरिकताएं हैं। एक तो उनके प्रांत की नागरिकता, और दूसरी कहाँ की, अमेरिका की नागरिकता। तो उनको कितनी नागरिकताएं मिलती हैं, 2। हमें इससे अलग थोड़ी मिलती है कि देखो, एक तो मेरे पास यूपी का पासपोर्ट है, यदि मैं राजस्थान में जाना चाहता हूँ तो मुझे यूपी का पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है, हमारे तो सिर्फ एक ही पासपोर्ट होता है, जो भारत का पासपोर्ट। उसमें भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो बना होता है, अशोक स्तंभ बना होता है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते। तो एक फैक्ट और बन जाता है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो
ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया शब्द है। कौन सा? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। अब हम देखते हैं उसके बाद ये एकल नागरिकता क्या है, समझ में आ गई होगी। पूरे देश की एक ही नागरिकता होगी, अलग अलग राज्यों की नागरिकता इसमें नहीं होगी। तो जैसे इसी प्रकार हमारे देश में जो नागरिकता है, जो एकल नागरिकता, वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया। अब हम देखते हैं भारत के संविधान में जो प्रावधान और लिए गए हैं, कौन कौन से देशों के संविधानों से लिया गया है। तो हम दूसरा जो स्रोत देखते हैं उसके बारे में देखते हैं, कौन सा स्रोत है जो भारतीय संविधान को क्या देता है? प्रावधान देता है। तो एक दूसरा जो स्रोत है वो है यूएसए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको नाम संयुक्त राज्य क्यों दिया? क्योंकि यहाँ की दोहरी नागरिकता है ना, अभी तो बताया था। संयुक्त राज्य इसीलिए तो कहते हैं, अलग अलग राज्यों का क्या है? समूह है। विखंडित खंडित राज्यों का समूह है, ये खंडित राज्यों का समूह है। ये सिर्फ एक उनके जो संधि के तहत ये एक साथ जुड़े हुए हैं, संधि के तहत। ऐसे नहीं है जैसे हमारे भारत में तो संविधान के तहत सभी को एक साथ कर दिया, इनको अलग होने की शक्ति नहीं दी गई। ऐसा संविधान में लिखा गया है कि जो भारत का राज्य है वो भारत से अलग नहीं हो सकता, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो एक शब्द लिया गया है शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का जो पृथक्करण है वो कहाँ से लिया गया है शब्द? तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कार्यपालिका की शक्ति अलग होगी, व्यवस्थापिका की शक्ति अलग होगी, न्यायपालिका की शक्ति अलग होगी। तो इस प्रकार से इन शक्तियों का जो बंटवारा, जो पृथक्करण किया गया है, जो संसद से न्यायपालिका को अलग करता है, उसकी जो ये शक्ति अलग है, जो पृथक्करण की जो शक्ति है वो कहाँ से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है, यूएसए से ली गई है। शक्तियों का जो पृथक्करण कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया ये प्रावधान। अब देखेंगे इसके बाद और कौन कौन से शब्द लिए गए। तो देखो, प्रस्तावना हमने देखी होगी, भारत के संविधान की प्रस्तावना जिसमें लिखा गया है हम भारत के लोग। तो वो जो प्रस्तावना है उसके ये जो शब्द लिए गए हैं वो अलग अलग देशों के संविधानों से लिए गए हैं। तो ज्यादातर शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए देश के संविधान से लिए गए हैं। हम लिख सकते हैं प्रस्तावना की शब्दावली, प्रस्तावना में जो शब्दावली यूज हुई है, जो शब्द यूज हुए हैं, वो जो शब्दावली है जो कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना की शब्दावलियां ली गई हैं। कुछ अलग देशों से ली गई है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक प्रावधान लिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, या इन्हें लिख सकते हैं मूल अधिकार। मौलिक अधिकार जो हमें मिलते हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए देश से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए देश से। जो हमें मौलिक अधिकार जो मिले हैं, जो स्वतंत्रता के अधिकार हमें मिले हैं, जो समानता के जो अधिकार हमें मिले हैं, वो मौलिक अधिकार कहाँ से मिले हमें? तो यूएसए से मिले हैं। यूएसए देश के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। उसके बाद एक शब्द आता है, बड़ा अच्छा शब्द है, उस पर तो यूपीएससी के अंदर 200 शब्दों में लिखने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। कभी 200 शब्दों में लिखने के लिए भी उस पर क्वेश्चन दिया गया है। शब्द का नाम है महाभियोग, महाभियोग। इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। स्पेलिंग देख लेना, IMPEACHMENT। तो इम्पीचमेंट कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है। किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो
महाभियोग, या इसे क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट भी कहते हैं। ये महाभियोग क्या है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके बारे में भी देखेंगे कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया यूज करनी पड़ती है, महाभियोग करना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। क्या है ये महाभियोग, इसके बारे में हम अपने आगे के सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके ऊपर यदि हमें यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे हमें कितने भी शब्दों में लिखने को कहा जाए, हम इसके डिटेल से चर्चा करेंगे तो हम इसके बारे में भी लिख पाएंगे। चाहे 100 शब्दों में पूछा जाए, चाहे 200 शब्दों में, चाहे स्टेट पीसीएस के 50 शब्दों में पूछा जाए, चाहे आरएस में जैसे 25 शब्दों में पूछा जाता है, तो भी हम इसमें लिख सकेंगे। हमारे पास इतना इनफ मैटर होगा। तो इस प्रकार से ये देखेंगे। और इसके बाद इसमें क्या शब्दावली ली गई है, उपराष्ट्रपति का पद। जो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद, वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, हमें पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं उन्हें ही भारत का क्या मान लिया जाता है, उपराष्ट्रपति मान लिया जाता है। ये बात यदि आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आज पता चल गई। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो जब हम उपराष्ट्रपति के टॉपिक पर आएंगे, जब हम राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को पढ़ रहे होंगे तो ये बात आपको डिटेल से समझ में आ जाएगी। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो जो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये बात आप समझ लेना कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जो जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ साहब क्या है, उपराष्ट्रपति हैं भारत के। ये जगदीप धनखड़ भी कहाँ से संबंध रखते हैं, तो राजस्थान से रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं, राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो देखो राजस्थान से हमारे भारत की दोनों सदनों के अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान से हैं। चाहे ओम बिरला साहब की बात करें जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी कहाँ से, राजस्थान से है। चाहे हम बात करें जगदीप धनखड़ की जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, अभी तो बताया था कि जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हें ही भारत का क्या माना जाता है, उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है, उपराष्ट्रपति मान लिया जाता है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ भी राजस्थान से है और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब भी कहाँ से है, तो राजस्थान से। तो ये है हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो ये जो प्रावधान है जो कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए देश से लिए गए हैं। और भी प्रावधान यूएसए देश से लिए गए हैं, उनके बारे में भी हम अब देखने वाले हैं। और यूएसए देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो एक इसमें शब्द लिया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होंगे। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होंगे। सुप्रीम कमांडर, ये जो शब्द है ये प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए देश से लिया गया। अब देखो तीनों सेनाएं कौन कौन सी सेनाएं, तो चाहे हम वायु सेना की बात करें, चाहे हम थल सेना की बात करें, चाहे हम जल सेना की बात करें, भारतीय सेना के ये जो तीनों स्तंभ हैं, वायु सेना, थल सेना और जल सेना, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर का मतलब सेनापति, इनके जो प्रधान सेनापति हैं वो कौन है, राष्ट्रपति हैं। ये किनका आदेश मानेंगे, तो राष्ट्रपति का आदेश मानेंगे, क्योंकि इनके सेनापति कौन है, भारत के राष्ट्रपति हैं।
भारत के राष्ट्रपति हैं। आपको पता होगा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आपको ये भी पता होगा कि वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो एक आदिवासी महिला है। नाम क्या है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वो क्या है, भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत की राष्ट्रपति हैं, जो क्या है, तीनों सेनाओं की भी सेनापति है। वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इन तीनों की क्या है, सेनापति है। अब देखें आगे और कौन कौन से प्रावधान यूएसए देश से लिए गए हैं। तो एक शब्द और लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये शब्द भी कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से मतलब है न्यायपालिका को संसद से दूर रखना, ताकि न्यायपालिका के जो भी निर्णय हैं उन पर संसद अपना प्रभाव न डाल सके, जिससे क्या हो, संविधान की रक्षा हो। संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए न्यायपालिका का निर्माण किया जाता है, और इस पर संसद का प्रभाव न रहे, इसके लिए इसको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। अपने कार्यों में इनको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। चाहे इनके सदस्यों की बात हो, इनके सदस्यों का मतलब क्या है, इनके न्यायाधीशों का यदि कोई चुनाव है तो वो भी क्या है, संसद से अलग होगा। संसद से स्वतंत्र होकर ये न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं। अलग अपनी जो भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे जैसे संसद ने कोई कानून बना दिया, उस कानून पर जो निगरानी करनी है, उस पर जो रीडिंग करनी है, क्या वो भारत में लागू होने के लायक है या नहीं है, क्या वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, क्या वो संविधान की या प्रस्तावना की भावना के आधार पर है या नहीं है, तो वो सब देखना किसका काम है, तो न्यायपालिका का काम है। यदि न्यायपालिका को संसद से स्वतंत्र नहीं किया गया हो, अलग नहीं किया गया हो, तो जो सत्ता पार्टी कहेगी न्यायपालिका को वो करना ही पड़ेगा। इसीलिए इस व्यवस्था को सही करने के लिए क्या किया गया, न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया। ये जो व्यवस्था है ये भी कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से ली गई। कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक शब्द और लिया गया है, जो बहुत बार आपने यूज देखा होगा, मूवीज, बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत सी फिल्मों में आपने ऐसे शब्द देखे होंगे। उसके बाद यदि आपने अखबार पढ़ते हो डेली, यदि आप द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर आप अच्छी तरह से रीड करते हो, तो उसमें भी क्या कौन से शब्द दिए से आपको देखे जा सकते हैं कि आज किसी ने क्या दायर कर दी, PIL दायर की है। PIL दायर की है। वो PIL क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लीग। क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लीग, जनहित याचिका या लोकहितवाद। क्या नाम होता है उसका, लोकहितवाद। लोकहितवाद कोई पुराने मामले जो बंद हो चुके हैं, जो फाइलें अब बंद हो चुकी हैं, यदि उनमें लगता है कि इनमें न्याय नहीं हुआ, उनको दोबारा चालू करना है, तो देखो उसमें क्या किया जाता है, उसके विरुद्ध क्या कर दी जाती है, लोकहितवाद दायर किया जाता है। या इसे क्या से कहते हैं, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लीग इसको कहते हैं। तो ये दायर की जाती है, इसके बाद वो पुरानी फाइलें भी दोबारा ओपन हो जाती हैं। पुरानी फाइलें भी कोर्ट में जो पड़ी, जो अब कभी बंद हो चुकी हैं, उन पर निर्णय, अंतिम निर्णय सुनाया जा चुका है, तो उन पर भी, उन्हें भी दोबारा खोला जा सकता है इस PIL के माध्यम से। इस लोकहितवाद या जनहित याचिका के माध्यम से आपने बहुत सी मूवीज में भी ऐसा कुछ देखा होगा कि किसी ने क्या की, एक PIL दायर कर दी। क्या कर दी, PIL दायर कर दी, और पुराने मामले दोबारा ओपन हो चुके हैं। पुराने मामले दोबारा क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। तो ऐसी आपने मूवीज भी देखी होंगी, न्यूज में भी आप अक्सर पढ़ते रहे होंगे, ये PIL क्या है। अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, UPSC के लिए हो चाहे स्टेट PCS के लिए हो, रिटन एग्जाम में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। 100 या 200 शब्दों पर लिखने के लिए कहा जा सकता है। या तो कई बार ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको, जब आप ऐसे रिटर्न करते हो, ऐसे रिटर्न के लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो 1000 शब्दों में भी आपको लिखने पड़ सकते हैं।
तो अच्छी तरह से इनको पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लोकहितवाद क्या है, PIL क्या है, कैसे दायर की जाती है, इस पर निर्णय किस प्रकार से आते हैं, तो ये भी हम अच्छी तरह से देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि लोकहितवाद का ये जो प्रक्रिया है, ये प्रावधान है, कहाँ से लिया गया है, USA देश के संविधान से लिया गया है। उसके बाद एक शब्द लिया गया है न्यायिक। न्यायिक, न्यायिक कौन होता है, जो न्यायप्रद हो, न्यायप्रद हो वो। ये जो प्रावधान ये भी कहाँ से लिया गया है, तो USA से लिया गया है। इसके बाद एक और शब्द विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, ये शब्द भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी USA के संविधान से लिया गया है कि जो कानून जो बनाए जाएंगे उनका संरक्षण किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या जो न्यायाधीश कोई निर्णय सुना देते हैं, तो वो उसका भी क्या किया जाता है, उसे भी संरक्षित रखा जाता है। जो नियम बना दिए जाते हैं, जो कानून बना दिए जाते हैं, उनका भी क्या करना पड़ता है, संरक्षण करना पड़ता है। कौन करता है इनका संरक्षण, तो न्यायालय करता है, न्यायपालिका करती है। तो इस प्रकार से विधि का जो समान संरक्षण है, ये भी शब्द कहाँ से लिया गया है, प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो USA देश के संविधान से लिया गया है। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। आप साथ साथ इनको नोट डाउन कर रहे होंगे, मैं ऐसी आशा आपसे कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं और कौन से देश से भारतीय संविधान के लिए प्रावधान लिए गए और कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं भारतीय संविधान के लिए। तो हम देखेंगे एक देश जिसका नाम क्या है, कनाडा। कनाडा देश जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, कौन है, कनाडा। रूस के बाद दूसरा बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है ये। कनाडा विश्व का दूसरा बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस सबसे बड़ा, उसके बाद कौन, कनाडा। तो हम तीसरे स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं, तो कनाडा देश से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं। कौन कौन से संविधान लिए गए, अब हम देखने वाले हैं। इसमें कुछ विषयों का बंटवारा जो होता है, केंद्र राज्य संबंध जिसे हम कहते हैं, केंद्र राज्य संबंध, ये जो शब्द है ये प्रावधान है, कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, जब केंद्र और राज्यों में विषयों का जो बंटवारा है, उन विषयों का बंटवारा कैसे होगा, किस प्रकार होगा, उसमें जो प्रावधान है जो भारत के संदर्भ में प्रासंगिक है, वो सब कहाँ से लिए गए हैं, तो कनाडा देश के संविधान से ये प्रावधान लिया गया है। इसमें जैसे केंद्र, इसमें कौन कौन से शब्द जो जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो केंद्र सूची के विषय, या इसे हम संघ सूची के विषय भी कह सकते हैं, संघ सूची के विषय और राज्य सूची के विषय, और इसके बाद अवशिष्ट सूची के विषय, अवशिष्ट सूची। तो ये जो तीनों सूचियां हैं कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से। इसके साथ एक सूची और आती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के विषय। तो जो समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो कनाडा देश से नहीं लिए गए हैं। समवर्ती सूची को छोड़ करके केंद्र राज्य संबंध है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा देश से लिया गया। संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किनको होता है, संसद को होता है, लोकसभा राज्यसभा को होता है। तो ये जो प्रावधान है, ये कानून बनाने का जो अधिकार है किनको होता है, संसद को होता है। उसके बाद जो राज्य सूची में जो विषय डाले जाते हैं, जो जोड़े जाते हैं, उन पर कानून बनाने का, उन पर विधि बनाने का जो अधिकार होता है, वो राज्यों की विधानसभा को दिया जाता है। किनको दिया जाता है, राज्यों की विधानसभा को। समवर्ती सूची में जो विषय डाले जाते हैं, उन पर कानून बनाने का, उन पर विधि बनाने का, नियम बनाने का जो अधिकार है, वो किनको होता है, राज्यों को भी होता है, और किनको होता है, संघ को भी होता है, या संसद को भी होता है, संसद को। इनमें राज्य विधानसभा और संसद, ये दोनों क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, जो विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं उन विषयों पर। इन तीनों विषयों में, इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं जोड़े जाते,
इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं जोड़े जाते उनको कहाँ रखा जाता है, तो अवशिष्ट सूची में रखा जाता है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किनको होता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से इन पर कानून बनते हैं। अवशिष्ट विषय पर ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है कहाँ से ली गई है, तो कनाडा देश से ली गई है। कहाँ से ली गई है, कनाडा देश से। इसके बाद एक और व्यवस्था कनाडा देश से ली गई है, जो राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये जो राज्यपाल की नियुक्ति है, जो ये राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा देश से लिया गया है। कि भारत के जो राज्य हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। राज्यों के लिए जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो जो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा देश से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि किसी राज्य में होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि जो राज्यों में होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। इसके बारे में जो भी डिटेल से चर्चा है, जो हम आगे जब हम राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे होंगे या राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब इसके बारे में डिटेल से चर्चा हम आगे के सेशन में करेंगे। इसके बाद भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग देशों के संविधानों से लेकर के भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आपको, हमें कमेंट में जरूर बताना। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी ही लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में बता देना कि अच्छी लगी है। और ज़्यादा अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि ये जो कंटेंट है वो आपके साथी भी देखें, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन मिलता रहे और उनको भी कंटेंट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।